दिसंबर 1565 में ऑस्ट्रिया की जोआना ने टस्कनी के भावी ग्रैंड ड्यूक फ्रांसेस्को दे मेडिची से विवाह किया। ये एक बेहद भव्य आयोजन था, लेकिन इस जश्न के पीछे एक अंधकारमय भविष्य छिपा हुआ था। ये एक ठंडे प्रेमहीन विवाह की शुरुआत थी, जिसमें फ्रांसेस्को खुलेआम अपनी पत्नी को विकृत और बदसूरत मानकर उसका मजाक उड़ाता था, जिससे मेडिची दरबार में वर्षों तक रहस्यमय मौतों की एक श्रृंखला शुरू हो गई थी। जोआना ऑफ ऑस्ट्रिया का जन्म 24 जनवरी 1547 को प्राग शहर में हुआ था, जो उस समय बोहेमिया के राज्य में था। ये अब चेकिया की राजधानी है। उस समय यह ऑस्ट्रिया की हैब्सबर्ग वंश की शाखा के कई घटक राज्यों में से एक था, जो एक कुलीन वंश था जिसकी उत्पत्ति स्विस आल्प्स में हुई थी और जो जोआना के जन्म तक ऑस्ट्रिया, हंगरी, बोहेमिया और क्रोएशिया पर शासन करने लगा था। उसके पिता ऑस्ट्रिया के आर्च ड्यूक फर्डिनेंड हंगरी, बोहेमिया, क्रोएशिया के राजा थे। वो फर्डिनेंड प्रथम पवित्र रोमन सम्राट के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं। हालांकि ये उपाधि उन्हें केवल 1556 में मिली थी, जब जोआना 9 साल की थी। जोआना की मां बोहेमिया और हंगरी की अन्ना थीं। वह हंगरी के लाडिस्लाउस द्वितीय की बेटी और जगेलोन वंश के अंतिम से पहले हंगरी के राजा की पुत्री थीं। उसके भाई राजा लुईस द्वितीय की 1526 में ऑटोमन तुर्कों के खिलाफ मोहाज की लड़ाई में मौत के कारण ही हैब्सबर्ग वंश को हंगरी, बोहेमिया और क्रोएशिया का उत्तराधिकार मिला। इन सबके ऊपर जोआना के चाचा चार्ल्स पंचम थे, जो स्पेन के राजा और स्पेनिश साम्राज्य के शासक थे। संक्षेप में, वो ऐसे परिवार में जन्मी थीं जो यूरोप के बड़े हिस्से और दुनिया भर में फैलते हुए एक महाद्वीपीय साम्राज्य पर शासन करता था। जोआना का परिवार भी बहुत बड़ा था, लेकिन उसका आगमन एक भयानक कीमत पर हुआ। उसकी 43 वर्षीय मां बच्चों के जन्म से कमजोर थीं। उस दौर में खतरनाक प्रसव से गुजरीं, जब शिशु और मातृ मृत्यु दर अधिक थी। जोआना के जन्म के 3 दिन बाद उसकी मां जटिलताओं से चल बसीं, जिससे बच्ची मां के बिना रह गई। इस दौरान उसके पिता प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन और यूरोप, खासकर जर्मनी में युद्धों में व्यस्त थे, जिससे वे अपने जीवित बचे बच्चों को बहुत कम समय दे पाते थे। इसीलिए उन्होंने जोआना और उसके कई भाई बहनों को ऑस्ट्रिया के इंसब्रुक में ननों के पास भेज दिया। कॉन्वेंट के गंभीर गलियारों में आर्चचेस जोआना को गहरी आस्था और कड़े अध्ययन अनुशासन के माहौल में पाला गया। फिर भी सारी शिक्षा और प्रार्थनाओं के बाद भी उसका भविष्य तय था। जोआना को स्वतंत्रता नहीं, विवाह के लिए तैयार किया जा रहा था। जोआना के शुरुआती वर्षों में ऑस्ट्रियाई और स्पेनिश हैब्सबर्ग पूरे यूरोप में युद्धों में शामिल थे। इटली में सबसे लंबा युद्ध था, जहां फ्रांस और स्पेन 1490 के दशक से प्रभुत्व के लिए लड़ रहे थे। अब एक अवसर सामने आया। 1537 में कोसिमो प्रथम दे मेडिची फ्लोरेंस के ड्यूक बन गए थे। उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक इस नगर राज्य पर शासन किया और उनकी इतनी प्रतिष्ठा थी कि 1569 में वे टस्कनी के ग्रैंड ड्यूक का खिताब प्राप्त करने में सक्षम हुए। 1559 में फ्रांस और स्पेन के बीच कैटो कैम्ब्रूसी की संधि के साथ लंबे और खूनी इतालवी युद्धों का अंत हुआ, तो कोसिमो बेचैन हो गए। बदलते शक्ति संतुलन ने उन्हें नए गठबंधन बनाने को प्रेरित किया, ताकि अनिश्चित शांति में परिवार का भविष्य सुरक्षित रहे। पूरे इटली में कुलीन दरबारों में अचानक एक उन्माद सा छा गया। महत्वाकांक्षी परिवारों ने अपने बेटों की शादियां यूरोप के बड़े राजवंशों में कराने की होड़ शुरू कर दी। इन प्रस्तावित विवाहों में एक था जोआना की शादी कोसिमो के सबसे बड़े बेटे और उत्तराधिकारी फ्रांसिस्को से कराना। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में शाही विवाहों के लिए वर्षों तक बातचीत हुई और दूल्हा दुल्हन के उपयुक्त उम्र के होने का इंतजार किया गया। 1565 में ही जोआना को आखिरकार इटली भेजा गया, ताकि वह फ्रांसिस्को दे मेडिची से विवाह कर सके। यह रिश्ता तब और मजबूत हुआ जब उसके भाई मैक्सिमिलियन द्वितीय 1564 में पवित्र रोमन सम्राट और ऑस्ट्रिया, हंगरी, बोहेमिया और क्रोएशिया में हैब्सबर्ग साम्राज्य के शासक के रूप में सिंहासन पर बैठे। मैक्सिमिलियन ने अपने पिता फर्डिनांड प्रथम की तरह फिलिप द्वितीय से घनिष्ठ संबंध नहीं रखे, इसलिए उन्होंने इटली में नए गठबंधनों से अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया। ऑस्ट्रिया की जोआना और फ्रांसिस्को दे मेडिची की शादी
16वीं सदी की सबसे राजनीतिक रूप से अहम और उल्लेखनीय शादियों में रही। 1565 में जुआना और फ्रांसिस्को की शादी के कई विवरण आज भी मौजूद हैं, जो भव्य समारोह के पहले, दौरान और बाद के दिनों में लिखे गए थे। इस आयोजन ने पूरे यूरोप का ध्यान खींचा, क्योंकि दर्जनों कुलीन, राजदूत और दूत अपने शासकों का प्रतिनिधित्व करने फ्लोरेंस आए थे। उस व्यक्ति की शादी में जो एक दिन टस्कनी का ग्रैंड ड्यूक और इटली के बटे राजनीतिक परिदृश्य में शासक बनेगा। उदाहरण के लिए, योहान याकूब फूगा, जो यूरोप के प्रमुख बैंकिंग परिवार के सदस्य थे, ने शादी की घटनाओं का डायरी में वर्णन किया। इस विवाह से पहले फ्लोरेंस में औपचारिक प्रवेश हुआ था। योआना अपनी बहन बारबरा के साथ इटली जा रही थीं, जहां बारबरा की शादी फेरारा के ड्यूक अल्फोंसो द्वितीय से होने वाली थी, जबकि उनके भाई ने भी नए इतालवी गठबंधन मजबूत किए। ये घटनाएं बहुत शानदार थीं। प्रसिद्ध इतालवी पुनर्जागरण कला जीवनीकार जॉर्जियो वसारी जैसी हस्तियों द्वारा बनाई गई कलाकृतियां फ्लोरेंस के मुख्य द्वारों तक और फिर शहर के अंदर सैकड़ों मीटर तक लगाई गई थीं। फ्लोरेंस के नागरिक सड़कों पर निकल आए थे और उनसे कहा गया कि वे शादी की बारात के शहर के केंद्र में पहुंचने से पहले अपनी सबसे सुंदर और रंगीन पोशाक पहने। ये सब दिखावे के लिए था और ये सुनिश्चित करने के लिए था कि हर कोई जान जाए कि टस्कनी की भविष्य की ग्रैंड डचेस कौन बनने वाली हैं। आखिरकार 12 ऊंचे मेहराबों के नीचे से गुजरने के बाद, जिनमें से हर एक विजय, आनंद और दिव्य कृपा का जश्न मनाने वाली एक शानदार कृति थी, जोआना भव्य बेसिलिका दी सैन लोरेंजो पहुंची, जहां प्रसिद्ध मेडिची चैपल स्थित है। वह 18 दिसंबर 1565 को 18 वर्षीय आर्चुचेस ने फ्रांसेस्को दे मेडिची से शादी की, जो उस समय 24 वर्ष के थे, और यह शादी शानदार धूमधाम से हुई। फ्लोरेंस खुशी से झूम उठा और पूरा शहर उसके सम्मान में मनाए जा रहे त्योहारों से जगमगा उठा। लेकिन भीतर ही भीतर जल्दी ही अंधेरा घिरने लगा। वो शादी जिसने दो महान वंशों के लिए गौरव का वादा किया था, ठंडी और नीरस साबित हुई। जोआना और फ्रांसिस्को, जो अपने समारोह में इतने भव्य थे, एक दूसरे की संगति में बहुत कम गर्मजोशी पा सके। मेडिची महलों की संगमरमर की दीवारों के पीछे युवा आर्चर्चेस का फ्लोरेंस में जीवन अकेलेपन और शांत दुख में बीतता गया। शुरुआत से ही जोआना और फ्रांसिस्को की शादी में टकराव भरा हुआ था। उनकी शादी की भव्यता भी गहरी दरारें नहीं छुपा सकी। फ्रांसिस्को की बेवफाई, दोनों का टकराता स्वभाव और जोआना की नाजुक सेहत ने उन्हें दूर कर दिया। फिर भी कर्तव्य और दर्जे की अपेक्षाओं से बंधकर उन्होंने शाही दायित्व निभाया। जोआना ने एक के बाद एक गर्भधारण सहा, हर बार पिछली बार से भी ज्यादा कष्टदायक। उसके शरीर पर इस पीड़ा के साफ निशान थे। उसके कूल्हे और पेल्विस बार बार की कठिन प्रसव पीड़ा से विकृत हो गए थे, जो जन्मजात कूल्हे की बीमारी और एक अन्य गंभीर स्थिति का परिणाम था, जिससे प्रसव बेहद खतरनाक और दर्दनाक हो गया था। लेकिन इसके बावजूद वो 8 बच्चों को जन्म देने में सफल रही। फरवरी 1567 में जोआना की सबसे बड़ी बेटी एलियोनोरा का जन्म हुआ। वो आगे चलकर विंचेंजो गोंजागा से शादी करेगी, जो मंटुआ के अंतिम गोंजागा ड्यूकों में से एक और उत्तर पूर्वी इटली के प्रमुख राज्य के शासक थे। दुर्भाग्यवश एलियोनोरा के जन्म के बाद एक त्रासदियां घटीं। नवंबर 1568 में रोमोलो नामक पुत्र जन्मा, जो 2 हफ्ते बाद चल बसा। एक और बेटी अन्ना का जन्म 1569 की नव वर्ष की पूर्व संध्या पर हुआ। वो किशोरावस्था तक जीवित रही, लेकिन 1584 में कम उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। अगले 2 बच्चे, इसाबेला और लुक्रेजिया, जिनका जन्म 1571 और 1572 में हुआ था, दोनों की भी शैशवावस्था में ही मृत्यु हो गई, और जोआना के अंतिम दोनों बच्चों की भी बचपन में या जन्म से पहले ही मृत्यु हो गई। इस प्रवृत्ति का अपवाद थी मारी दे मेडिची। उनका जन्म जोआना और फ्रांसिस्को के यहाँ 26 अप्रैल 1575 को हुआ था। 25 साल बाद उन्होंने फ्रांस के राजा हेनरी चौथे से विवाह किया और उनकी दूसरी पत्नी बनी। वो राजा लुई 13वें की मां थीं। इस प्रकार मैरी के माध्यम से जोआना 18वीं सदी के अंत में फ्रांसीसी क्रांति तक फ्रांस के प्रत्येक राजा की पूर्वज थीं। जोआना खुद बीमार थीं, लेकिन वो कई शाही वंशों की मां बनी, जो यूरोप में सैकड़ों साल जीवित रहीं। जैसा कि बताया गया,
जोआना और फ्रांसिस्का की शादी शुरू से ही समस्याग्रस्त थी। जोआना उन्हें आकर्षक नहीं लगी और सेहत बिगड़ने से उनकी बेरुखी बढ़ती गई। कोर्टियस ने उनके बारे में बेरहमी से फुसफुसाया, उनकी झुकी हुई पीठ का मजाक उड़ाया। ये उनकी रीढ़ में बचपन से मौजूद गंभीर स्कोलियोसिस का संकेत था, जो एक दुर्बल करने वाली विकृति थी और समय के साथ बिगड़ती गई, जिससे उन्हें बहुत कष्ट हुआ। उनकी स्थिति पर हैब्सबर्ग और मेडिची परिवार के बीच विवाह वार्ताओं के दौरान भी चर्चा की गई थी। राजवंशीय गठबंधनों की उच्च राजनीति में एक महिला की संतान उत्पन्न करने की क्षमता ही सबसे महत्वपूर्ण थी, और जोआना की कमजोरी को लेकर यह संदेह था कि क्या वो ये कर्तव्य निभा पाएंगी। कलाकारों ने उन्हें कुलीन दुल्हन दिखाया, लेकिन इटली की समकालीन रिपोर्टें सच्चाई कुछ और बताती हैं। जैसे जैसे साल बीतते गए, उनकी मुद्रा और खराब होती गईं, उनकी हरकतें थकी हुई लगने लगीं और उनकी चाल असमान हो गई। ये दिखने वाली गिरावट फ्रांसिस्को के अहंकार और महत्वाकांक्षा के साथ मिलकर उनके बीच एक गहरी खाई पैदा कर गई, जिसे अंततः उन्होंने एक दूसरी महिला की मौजूदगी से भर दिया, जैसा कि हम जल्द ही देखेंगे। जोआना की शादी और जिंदगी सिर्फ रीढ़ की विकृति से ही मुश्किल नहीं थी। उनके पति कुख्यात रूप से बेवफा थे और अपनी पत्नी से धोखा छुपाने की कोशिश भी नहीं करते थे। उनकी सबसे प्रमुख प्रेमिका बियांका कैपेलो थीं। वो वेनिस की एक इतालवी कुलीन महिला थीं, एक प्रमुख व्यापारी कुलीन की बेटी और अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थीं। बियांका खुद भी शादीशुदा थीं। उनके पति का नाम पिएत्रो बुओनावेंतुरी था, जो फ्लोरेंस के एक क्लर्क थे और टस्कनी क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण परिवारों में से एक साल्वियाती परिवार के लिए काम करते थे। इसलिए वह 1563 से फ्लोरेंटाइन दरबार में उपस्थित थीं, जब वह पिएत्रो से शादी करने के बाद वहां पहुंचीं। 1560 के दशक के अंत में उन्होंने और फ्रांसिस्को ने संबंध शुरू किया, जबकि दोनों की शादी हो चुकी थी। ये और भी खुला हो गया 1572 में, जब बियांका के पति की फ्लोरेंस की सड़कों पर हत्या कर दी गई, एक घटना जिसे संभवतः बियांका और फ्रांसिस्को ने अंजाम दिया था। अप्रैल 1574 में कोसिमो प्रथम का 54 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अब फ्रांसिस्को ग्रैंड ड्यूक बन गए और जोआना ग्रैंड डचेस बन गईं। नई स्थिति से हालात बिगड़ गए और फ्रांसिस्को ने पत्नी को अपमानित करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। उसने अपनी प्रेमिका बियांका कैपेलो को महल में शानदार अपार्टमेंट्स में रखा, जो ड्यूक के निवास से कुछ ही कदम दूर थे। ये साहसी कदम पूरे यूरोप की दरबारों को चौंका गया। उस दौर के राजकुमारों राजाओं के लिए प्रेमिकाएं रखना आम था, पर वे गोपनीयता का ध्यान रखते थे। फ्रांसिस्को ने हालांकि ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। वह और बियांका अपने प्रेम को खुलेआम दिखाते थे। अपने संबंध का प्रदर्शन फ्लोरेंस और खुद जोआना के सामने करते थे। गर्वित ग्रैंड डचेस के लिए यह एक सार्वजनिक अपमान था। दरबार की निगरानी में विश्वासघात की ये याद रोज दिलाई जाती थी और हालात और भी खराब होते जा रहे थे। अब तक फ्रांसिस्को के पास वंश बचाने के लिए कोई वैध पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था। कोई और महत्वाकांक्षा उसे इतनी नहीं सताती थी। फ्रांसिस्को बेचैन हो गया था। बियांका, जो हमेशा चालाक थी, ने अपना मौका देख लिया। 1576 में उसने उसे एक बेटा दिया, डॉन एंटोनियो दे मेडिची, एक ऐसा बच्चा जिसकी पैदाइश सब कुछ बदल सकती थी। फिर भी कर्तव्य और गर्व के कारण फ्रांसिस्को ने उस लड़के को अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया। एंटोनियो उसका खून था, पर वारिस नहीं। कई बाधाओं के बावजूद 1577 में जोआना ने अपने लंबे समय से प्रतीक्षित बेटे ग्रैंड प्रिंस फिलिप दे मेडिची को जन्म दिया। एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि डची का भविष्य और जोआना की अपनी नाजुक स्थिति सुरक्षित हो गई है। बियांका के प्रेमिका की भूमिका से ऊपर उठने के सपने उस शिशु के पालने के भार तले चकनाचूर होते लगे। लेकिन किस्मत ने जोआना के साथ अभी अपना खेल खत्म नहीं किया था। 10 अप्रैल 1578 की सुबह पलाज़ो वेक्चियो में त्रासदी घटित हुई। जोआना, जो एक बार फिर गर्भवती थीं, इस बार अपनी 8वीं संतान के साथ मेडिची के भव्य फ्लोरेंस स्थित निवास में पत्थर की सीढ़ियों से गिर गईं। गिरना बहुत भयानक था। इस सदमे से समय से पहले प्रसव हुआ और शिशु बच नहीं सका। आगे आने वाले लंबे और पीड़ादायक घंटों में जोआना खुद भी बेहद कष्ट में रहीं। अगले दिन तक ग्रैंड डचेस का निधन हो गया। उनका शरीर फटे हुए गर्भाशय के कारण टूट चुका था। वो सिर्फ
31 साल की थीं। जोआना की असमय मृत्यु के बाद साजिश की चर्चा शुरू हो गई। पति की कुख्यात बेवफाई और बियांका कैपेल्लो के प्रति खुलेआम लगाव के कारण कम लोग मान सकें कि उनका गिरना सिर्फ हादसा था। फ्लोरेंस में अफवाहें थीं कि उन्हें धक्का दिया गया या जहर का असर था। फिर भी दरबारी साजिशों से परे सच्चाई शायद किसी साजिश से ज्यादा एक त्रासदी थी। जोआना लंबे समय से बिगड़ती स्कोलियोसिस से पीड़ित थीं, जिससे उनकी रीढ़ मुड़ गई थी और संतुलन कमजोर हो गया था, जो संभवतः उनकी जानलेवा गिरावट का कारण बनी। जोआना की मौत के कुछ ही महीनों बाद फ्रांसिस्को ने चुपचाप बियांका कैपेल्लो से शादी कर ली और जल्द ही 1579 में उसे बेहिचक टस्कनी की नई ग्रैंड डचेस घोषित कर दिया। इससे जनता का गुस्सा कम नहीं हुआ। कई लोगों को घटनाओं का ये क्रम बहुत सुविधाजनक लगा। बियांका विधवा थी, जोआना भी जा चुकी थी, अब प्रेमिका को गड्डी मिली। फिर भी उनकी जीत जल्दी खत्म हो गई। मार्च 1582 में जोआना के एकमात्र जीवित बेटे छोटे राजकुमार फिलिप की 4 साल की उम्र में अचानक मौत से फ्रांसिस्को की वैध उत्तराधिकारियों की वंश रेखा खत्म हो गई। फिर 1587 में एक बार फिर त्रासदी आ गई। फ्रांसिस्को गंभीर रूप से बीमार पड़े और 19 अक्टूबर को उनकी मृत्यु हो गई। अगले ही दिन बियांका की भी मृत्यु हो गई। दोहरी मौत ने यूरोप को चौंका दिया और ये अब भी रहस्य बनी हुई है। क्या उन्हें जहर दिया गया या वे दरबारी बदले का शिकार बने? संभव है कि इसके पीछे उनके भाई फर्डिनांडो का हाथ हो, जो नए ग्रैंड ड्यूक बने थे, या फिर किसी बीमारी ने, शायद मलेरिया ने, दोनों की जान ले ली हो। कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन उनकी मृत्यु ने दुर्भाग्य के एक डरावने चक्र का भयावह अंत कर दिया। एक ऐसी मौतों की कड़ी जो जोआना, उसके बच्चों, उसके पति और उसकी प्रेमिका पर 2 दशकों से छाया रही थी। जोआना ऑफ ऑस्ट्रिया पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा है आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप उनके जीवन के बारे में क्या सोचते हैं, और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो वो भी नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और नोटिफिकेशन भी ऑन कर रखा है, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। मेरी तरफ से बस इतना ही। अगली फॉरगॉटन लाइव्स में मिलेंगे। धन्यवाद।